जानते हैं इंडिया में तकरीबन तकरीबन हर रोज 30,000 के करीब लोगों की डेथ होती है। और इन 30,000 लोगों में से तकरीबन 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो अपने पीछे एसेट्स छोड़कर मरते हैं। एसेट्स यानी धन संपत्ति जायदाद प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह। और इन 70 to 80% लोगों में से भी तकरीबन 90 to 95% लोग ऐसे हैं जो बिना ये सुनिश्चित किए ही इस दुनिया से चले जाते हैं कि उनके पीछे उनके एसेट्स कब किसे कहाँ कैसे और कितने मिलेंगे। अब आप कहेंगे क्या फर्क पड़ता है, नो बिग डील। जो उनका है उनके अपनों का ही तो है और उनके अपनों को ही मिलेगा। पर यहाँ सोचने वाली बात ये है, क्या वाकई ये उनके उन्हीं अपनों को मिलेगा जिनको वो चाहते थे? ये मुद्दा जितना गंभीर है उतना ही ज्यादा इग्नोरेंट भी है। बिकॉज अक्सर हम इस मुद्दे से बचते हैं, इस टॉपिक पे डिस्कशन करने से बचते हैं, क्योंकि हम खुद इस मुद्दे का सामना करना नहीं चाहते हैं, डरते हैं। और हमारे इस डर और इग्नोरेंस का खामियाजा भुगतते हैं हमारे अपने हमारे जाने के बाद। वहीं दूसरी ओर हमारी छोटी सी जागरूकता, छोटी सी पहल, थोड़ी सी अवेयरनेस हमारे अपनों की जिंदगी बिखरने से बचा सकती है। हमारे जाने के बाद हमारे अपनों को कहीं ना कहीं बिखरने से काफी हद तक रोक सकती है। जानेंगे कैसे आज इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए आज मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि ये मुद्दा जितना ज्यादा गंभीर है उतना ही ज्यादा आपके लिए अवेयर होना जरूरी है, आपके अपनों के लिए, ताकि आपके जाने के बाद उनकी जिंदगियां ना बिखरे। मैं अभिलाषा गुप्ता धन प्रभार की ओर से हमारे यूट्यूब चैनल धन प्रभार पर आपका स्वागत करती हूँ। धन प्रभार believes in complete ownership, be it life or money, throughout and beyond your life. And ownership always comes with awareness. That is why we are on a mission to create awareness about financial literacy, so that you can take better control of your life in much positive way. So be part of our mission by subscribing to our channel and recommending our channel to your near and dear ones. चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो बिना ये सुनिश्चित किए इस दुनिया से चले जाते हैं कि उनके पीछे उनकी प्रॉपर्टी का या उनके एसेट्स का क्या होगा, उनके एसेट्स कब किसे कहाँ और कैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले तो जो ऐसी डेथ्स होती हैं जहां मरने वाले ने ये सुनिश्चित ना किया हो या मरने वाला ये सुनिश्चित करने से चूक गया हो कि उनके पीछे उनके एसेट्स कब किसे कहाँ और कैसे मिले, ऐसी डेथ्स को हम इंटीस्टेट डेथ कहते हैं। इंटीस्टेट डेथ के केस में आपकी प्रॉपर्टी या एसेट्स का बंटवारा कब कैसे होगा ये डिपेंड करेगा सक्सेशन लॉज पर, और आप किस सक्सेशन लॉ के दायरे में आएंगे ये डिपेंड करेगा आपके रिलीजन पर कि किस रिलीजन को आप बिलोंग करते हैं। इंडिया में आज की डेट में 3 सक्सेशन लॉज हैं, जिसमें से पहला हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जिसके दायरे में आते हैं हिंदू सिख बुद्ध और जैन। जो भी हिंदू सिख बुद्ध या जैन इंटीस्टेट डेथ्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग होता है। वहीं अगर आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम के किसी भी वर्ग को बिलोंग करते हैं, तो उस केस में मुस्लिम सक्सेशन लॉज एक्टिव होती हैं। और अगर आप क्रिश्चियन, ज्यू या पारसी हैं, या फिर आपकी मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर हुई है, तो उस केस में इंटीस्टेट डेथ के केस में आपकी प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन या बंटवारा इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अंडर होगा। सक्सेशन लॉ के तहत भी मरने वाले की प्रॉपर्टी का बंटवारा उसके अपनों में ही होगा, पर वो अपने कौन कौन होंगे ये सक्सेशन लॉ के तहत डिसाइड होगा, जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है। अगर बात करें एक हिंदू मेल के इंटीस्टेट डेथ की केस में उसकी प्रॉपर्टी का जो डिवोल्यूशन है, जो बंटवारा है, उसके तहत सबसे पहले उसके क्लास 1 हेयर्स देखे जाएंगे और उन क्लास 1 हेयर के अंडर आने वाले उसके सभी अपनों को, उसके सभी रिश्तेदारों में उसकी प्रॉपर्टी का इक्वल बंटवारा होगा। अब क्लास 1 हेयर्स की अगर बात करें और हिंदू मेल की बात करें, तो उसके क्लास 1 हेयर्स में जो लोग आते हैं, इन नामों को जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मरने वाले की माँ, पत्नी और उसके बच्चे। अब बच्चे में बेटे और बेटी दोनों ही, वो भी जो जीवित हैं और वो भी जिनकी डेथ हो चुकी है। अब अगर बच्चों में बेटा है और उसकी डेथ हो चुकी है, उस केस में उसके हिस्से की जो प्रॉपर्टी होगी वो उस मरे हुए बेटे के पत्नी और बच्चों में इक्वली डिवाइड होगी। और अगर मरने वाली बेटी है तो उस बेटी के बच्चों में वो प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड होगी। यहाँ
उनके दामाद को कुछ नहीं मिलेगा। अब ये तो बात हो गई क्लास 1 हेयर्स की, जिसको आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जहां पर मरने वाले की प्रॉपर्टी अगर वो हिंदू मेल है तो एज पर सक्सेशन लॉ उसके क्लास 1 हेयर में इक्वली डिवाइड होगी। बट यहाँ ये सोचने वाली बात है, क्या मृत व्यक्ति वाकई चाहते कि उनकी प्रॉपर्टी इतने सारे लोगों में इक्वली डिवाइड हो? ये एक गंभीर मुद्दा है, इस पर सोचिएगा जरूर। हो सकता है वो अपनी माँ या पत्नी तक ही सीमित रहना चाहते हो, अपने किसी बच्चे की स्पेशल नीड को ज्यादा एड्रेस करना चाहते हो। बट सक्सेशन लॉ इन नीड्स को, इस जरूरत को या इन इमोशंस को नहीं समझता है, बिकॉज लॉज आर लॉज एंड लॉज डोंट अंडरस्टैंड द इमोशंस। अब एक बार क्लास 1 हेयर्स का नाम गौर से फिर से जरा ध्यान से देखिए। इतनी बड़ी लिस्ट में आपको कहीं भी मरने वाले के पिता का नाम नहीं दिखाई देगा। पिता का नाम क्लास 1 हेयर्स में क्यों नहीं है, ये सोचने वाली बात नहीं है। लॉज हैं एंड लॉज को आप चैलेंज नहीं कर रहे, बट नाम नहीं है ये एक गंभीर विषय है। बिकॉज हो सकता है मरने वाले के पिता को अपने बेटे के सपोर्ट की जरूरत हो सकती थी। आपके पिता को भी आपके डेथ के बाद आपके सपोर्ट की उतनी ही जरूरत हो जितनी आपके पत्नी, बच्चों या आपकी माँ को है। बट लॉज ने इसका स्कोप नहीं छोड़ा है, आपके पिता को क्लास 1 हेयर में नहीं डाला गया है। तो अगर मरने वाले के पिता को उसकी जरूरत थी और उस मरने वाले ने वो इंतजाम नहीं किया है, उम्र के उस दौर में उसके पिता किसके सामने हाथ फैलाएंगे, ये भी एक बहुत गंभीर मुद्दा है, जिसके बारे में प्लान किया जा सकता था, जिसके बारे में कोई प्रोविजन निकाला जा सकता था अगर समय रहते कोशिश की गई होती। ये मुद्दा कितना गंभीर है और इसके कितने गंभीर परिणाम इंटरस्टेट डेथ के केस में मरने वाले के अपनों को भुगतने पड़ते हैं, इसे समझने के लिए मैं आपके साथ कुछ एक रियल लाइफ केसेस शेयर करने जा रही हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला केस है एक चाइल्डलेस कपल का, और ये कपल जिस घर में रहते थे वो घर उनके पति के नाम पर था। अब शादी के बाद समहाउ किसी तरह उनके पति अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस में भी अपने नॉमिनी और बेनिफिशियरीज अपनी वाइफ को करने से चूक गए। अब ऐसे में जब अनसर्टेन इवेंट होता है और उनके पति की डेथ होती है, उनके पति की सडन डिमाइज के बाद उनके सारे इन्वेस्टमेंट्स, उनके सारे के सारे क्लेम अमाउंट्स उनकी माँ या उनके पिता को मिलते हैं, उनकी पत्नी को नहीं मिल पाते हैं। अब यहाँ तक कि जो उन जिस घर में वो लेडी रह रही थी वो घर भी, उस घर पर भी उनकी माँ की 50% की दावेदारी बनती है, जिस वजह से उस विधवा के सर से छत छिन जाती है। अब आप ऐसे में ये सोचिए, यहाँ एक लेडी है जिनका सबसे पहले तो जिन्होंने अपने हस्बैंड को खोया, अपने सर की छत खोई, और ये सब क्यों? बिकॉज उनके पति सही समय रहते सही जो प्रोविजन लेना था वो लेने से चूक गए। अब यहाँ अगर उनके पति ने मरने से पहले सही समय पर सही प्रोविजन सुनिश्चित कर दिए होते तो वो अपने जाने के बाद अपने माता पिता और अपनी पत्नी दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते थे, जो वो अपने इग्नोरेंस की वजह से करने से चूक गए। दूसरा केस एक मैरिड लेडी का, जिनके पेरेंट्स की अचानक एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। अब यहाँ एक अच्छी बात ये हुई कि जो लेडी थी वो अपने पेरेंट्स की सिंगल चाइल्ड थी, तो यहाँ उनके पेरेंट्स की जो भी प्रॉपर्टीज थी वो इन लेडी की तो थी, बट कहीं भी प्रॉपर्टीज पे इनका नाम या किसी भी तरह का जो एक प्लानिंग होती है इनके पेरेंट्स के थ्रू नहीं की गई थी। तो तकरीबन तकरीबन 6 महीने से साल भर का टाइम इन लेडी को सिर्फ और सिर्फ ये पता करके कि प्रॉपर्टीज कहाँ है, क्या है, या इन्वेस्टमेंट्स कहाँ, किसके थ्रू या कितनी है, और उसके बाद वो सारे ट्रांसफर कराने में अपने नाम पर इन लेडी को तकरीबन तकरीबन 6 महीने से साल भर का टाइम लग गया। अब इस तकलीफ से ये लेडी बच सकती थी अगर उनके पेरेंट्स ने समय रहते ये चीजें सुनिश्चित की होती। अब ये तो चलिए एक मैरिड लेडी थी, एक एडल्ट वुमन थी, उनका केस था जिन्होंने किसी तरह साल भर के अंदर ये सारी चीजें मैनेज कर ली। बट अगर ये केस किसी माइनर बच्चे का होता तो ये सिचुएशन कितनी पैथेटिक हो सकती थी, आप समझ सकते हैं। जब बात माइनर बच्चों की निकली है तो एक केस माइनर बच्चों का भी देखते हैं, जहां दो ऐसे माइनर बच्चे जिनके पेरेंट्स की डेथ कोविड में हो जाती है, दोनों ही पेरेंट्स साथ में गुजर जाते हैं।
अब पेरेंट्स की डेथ के बाद उनके जो रिश्तेदार थे वो बच्चों की कस्टडी लेने से मना कर देते हैं। अब ऐसे केस में कोर्ट को मजबूरन उन बच्चों की कस्टडी अनाथ आश्रम को देनी पड़ती है। बच्चे अनाथ आश्रम जाने से बच सकते थे अगर उनके पेरेंट्स ने सही समय रहते उनके लिए गार्डियन अपॉइंट कर दिया होता। अब एक केस एक शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति की, जो अपने पिता की डेथ के बाद अपनी माँ और अपने बड़े भाई भाभी के साथ उनके घर पे रह रहा था। अब बड़े भाई भाभी बड़ी ही चालाकी से अपनी माँ से वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेते हैं और माँ की डेथ के बाद उस विकलांग को एक मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है। अब इस केस में भी इस विकलांग व्यक्ति की सुरक्षा और जिम्मेदारियां सुनिश्चित की जा सकती थी, इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती थी अगर सही समय पर सही इंतजामात किए गए होते। ये तो बात हो गई आपके अपनों की या उनसे जुड़ी कुछ जिम्मेदारियां जो सही समय रहते आप सुनिश्चित कर सकते हैं उनके अच्छे भविष्य के लिए। बट इसके साथ ही साथ कुछ जिम्मेदारियां आपकी आपके खुद के प्रति भी हैं, और खास करके ऐसे दौर में जहां आजकल सिंगल रहना एक लेटेस्ट चलन बन चुका है, लोग सिंगल रहना पसंद करते हैं। तो क्या आपने सोचा है कभी ऐसा कि किसी मेडिकल इमरजेंसी या डिसेबिलिटी की केस में जब आप खुद अपने मेडिकल या फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में कैपेबल नहीं हो पाए, उस कंडीशन में आपके बिहाफ पर कोई ऐसा होना चाहिए जो आपके वेलबींग के लिए, जो आपके वेलफेयर के लिए आपके बिहाफ पर डिसीजंस ले सके। लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। जिंदगी में कब कहाँ किसके साथ क्या हो जाए इस बात पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। बट लाइफ की अनकंट्रोल्ड अनसर्टेनिटीज पर हमारा कंट्रोल हो या ना हो, इन अनकंट्रोल्ड अनसर्टेनिटीज का हमारे अपनों पर या हमारी लाइफ पर जो इम्पैक्ट होगा उसे काफी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं सही समय पर सही डिसीजंस लेकर के। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैंने सक्सेशन लॉ हो या फिर डिफरेंट केसेस के थ्रू जो भी मुद्दे आपके सामने रखे हैं, जो भी समस्याएं आपके सामने रखी हैं, इन सब का सल्यूशंस हो सकता था, ये सारे के सारे केसेस का रुख कुछ और हो सकता था अगर उन लोगों ने सही समय पर सही डिसीजंस लिए होते, प्रॉपर स्टेट प्लानिंग की होती। स्टेट प्लानिंग ही वो जरिया है जिसके जरिए आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके अपनों की जिंदगी सुचारू और सुरक्षित रूप से चलती रहे, आपके साथ भी और आपके बाद भी। स्टेट प्लानिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर फाइनेंशियल लाइफ, बट जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है उतना ही ज्यादा इग्नोरेंट भी है। And believe me friends, ignorance is certainly not a bliss when it comes to your and your loved one's life. So be aware and take proper steps to ensure the security of your loved ones. सही समय पर सही डिसीजंस ले करके सही प्रोविजंस करें अपने अपनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का पर्पस आपको डराना या मानसिक रूप से विचलित करना बिल्कुल भी नहीं था। आज के इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस था कि अपनी लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को इस तरह इग्नोर ना करें, सही समय पर सही डिसीजंस लें और अपने अपनों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। ये सुनिश्चित करें कि आपके अपनों की जिंदगी ठीक उसी तरह से चलती रहे जैसा आप चाहते थे, आपके साथ भी और आपके बाद भी। और आपकी इस कोशिश में धन प्रभार आपके साथ है, आपके हर कदम पर। So feel free to contact us for any help regarding estate planning. You can contact us through our website www.dhanprabhar.com.